Hello and welcome to Learning in JNAT. My name is Toshendra and today we are going to study class 10 science. And in science we'll be studying this new chapter. The chapter name of the chapter is carbon and its compounds. So let us quickly get to the notes of the chapters. राइट सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन और उसके एलोट्रॉप्स से। तो कार्बन इज़ एन एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6 एंड वो नेचर में मिलता है और बहुत अबंडेंस, बहुत मात्रा में नेचर में अवेलेबल है। ठीक है, इसके एलोट्रॉप्स, तो सबसे पहले एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर हम बात करेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? द फेनोमेनन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। और किसी भी एलिमेंट के एलोट्रॉप्स हैं तो वो एलोट्रॉपी फॉलो करेंगे। Allotrops are the different forms of the same element having different physical property, almost similar chemical properties. ठीक है, तो बात करें अगर एलोट्रॉप्स की, तो एलोट्रॉप्स के अंदर क्या होता है, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या फिजिकल कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज होता है, राइट। हालांकि उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स क्या होंगे कि एलिमेंट्स जो कि सेम एलिमेंट्स हैं उसमें अगर डिफरेंट स्ट्रक्चरल है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, सो देन दे आर नोन एज एलोट्रॉप्स। देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दीज आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो कार्बन के केस में 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक है ग्रेफाइट, एक है डायमंड और एक है फुलरीन। इनके नाम है, ठीक है। डायमंड इज अ क्रिस्टलिन। अब इनके कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करें डायमंड, क्रिस्टलिन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट्स एटॉमिक सिंबल एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज सी। ठीक है, तो डायमंड क्या है? तो डायमंड क्या है? क्रिस्टल जैसा है और क्रिस्टल जैसा एलोट्रॉप है और इसका जो सिंबल है वो सी ही है। ठीक है, फॉर सी फॉर कार्बन। ठीक है, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप डायमंड का स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरीके से होता है। हर कार्बन जो है वो अलग 4 कार्बन से जुड़ा होता है और उनके साथ में कुछ इस तरीके से शेयरिंग कर रहा होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ में। ठीक है, अब आप देखते हैं तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स इन अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करें हम इस वाले कार्बन की, ठीक है, इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो इस वाले कार्बन एटम के अंदर देखो ये एक ऊपर ये जुड़ा हुआ है, एक ये है जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है। तो ऐसे 4 एटम्स और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो एक ऊपर और 3 इससे नीचे, उनके बीच में एंगल होता है वो 100+ डिग्री होता है, 108 और 110 अराउंड। ठीक है, तो ये इनका कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके से वो जुड़ता है और अपने आप को कार्बन एटम स्टेबल करता है इन एन एलोट्रॉप ऑफ डायमंड। सो दिस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स गिव्स अ रिजिड 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर टू डायमंड। तो इसलिए अब ये 3D में है ऑब्वियसली। ठीक है, तो 3D में कंबाइन होता है और बहुत ही ज़्यादा ठोस कठोर वो हो जाता है क्योंकि एक रिजिड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है उसका। इसलिए डायमंड जो है द हार्डेस्ट नोन नेचुरल substance in the world. ठीक है, it is due to this rigid structure that diamond is very hard crystalline structure। इसीलिए जो rigid structure जो बना रहा है, ये कार्बन के जो एटम्स जो हैं मिलकर के जो rigid structure तैयार कर रहे हैं, उसी की वजह से ये इतना ज़्यादा strong crystalline, ठीक है, हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑफ कोर्स जब एटम्स जो हैं वो बहुत पास कंबाइन और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से कंबाइंड हैं तो ऑब्वियसली उनको मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है। एंड इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इट्स नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन मूव नहीं कर पा रहे। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी मूवेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो प्रॉपर्टीज। अब
डायमंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो प्योर डायमंड इज़ ए ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस सॉलिड। आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल कि डायमंड जो है वो एक कलरलेस सॉलिड होता है, उसका खुद का कुछ कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। पॉलिश्ड डायमंड स्पार्कल्स ब्राइटली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2.41 है, और पॉलिश डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पार्कल करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनसाइड अ डायमंड। Diamond is not attacked by acids, alkalis, and solvents like water, ether, benzene, or carbon tetrachloride, but the diamond is attacked by fluorine at 750 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं डायमंड की। तो डायमंड जो है वो एसिड से या अल्कली से या सॉल्वेंट्स जैसे कि पानी हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब सॉल्वेंट्स के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इनसे कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो डायमंड इज नीदर सॉल्यूबल और नॉट डज इट रिएक्ट विद एनी एसिड्स और अल्कलीज। लेकिन ठीक है, जब से 750 डिग्री सेल्सियस पे डायमंड को रिएक्ट करवाएंगे किससे? फ्लोरीन से, तो वो कंबाइन होकर के रिएक्शन जो है वो बनाता है, और वो बना लेगा कार्बन टेट्राफ्लोराइड। कार्बन टेट्राफ्लोराइड इज CF4, ठीक है। तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड जो है वो बना लेता है कब? 750 डिग्री सेल्सियस पे, जब डायमंड को हम कंबाइन करें फ्लोरीन से। नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्लोज टू रूम टेम्परेचर। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का डायमंड है तो उसका मास क्या होगा? 3.51। डायमंड नहीं टूटेगा, डायमंड नहीं, पर वो मार्बल को काटने के काम में आ सकता है। अ चिप डायमंड इज यूज फॉर ग्लास कटिंग, ठीक है। ग्लास कटिंग के लिए भी काम में लिया जाता है, पर वो किस तरीके का डायमंड है? चिप डायमंड है, ठीक है। ब्लैक डायमंड्स आर यूज्ड इन मेकिंग ड्रिल, ठीक है। और ब्लैक डायमंड जो है वो भी हार्ड है, तो उसको ड्रिल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इज डायमंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डाइस फॉर ड्रॉइंग वेरी थिन वायर्स ऑफ हार्ड मेटल्स, ठीक है। और किस लिए काम में आता है? देखो, बहुत ही ज़्यादा जो हार्ड मेटल्स हैं उनसे वायर बनाने के लिए भी डायमंड को काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डायमंड्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग हाई प्रिसीजन टूल्स फॉर यूज इन सर्जरी सच एज रिमूवल फॉर द रिमूवल ऑफ कैटरैक्ट, ठीक है। तो जैसे कैटरैक्ट है, इसको आइस की एक वो होती है, डिजीज़ रहती है जिसके अंदर आइस के अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से दिखना जो है वो बंद हो जाता है। तो वो बहुत बारीकी का काम है, ठीक है। तो इसलिए डायमंड का इस्तेमाल उसमें भी होता है, सर्जरीज, ठीक है। तो उन ऑपरेशंस में डायमंड का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो प्रिसीशन टूल है। प्रिसीशन टूल मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी से, वो परफेक्शन से वो काम होना चाहिए, ठीक है। उसमें थोड़ा कम ज़्यादा होने पर और नुकसान हो सकता है बड़ा। तो इसलिए इस तरीके के ऑपरेशंस में डायमंड जो कि प्रिसीजन टूल की तरह इसको लिया जाता है। नेक्स्ट इज डायमंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग प्रिसीजन थर्मोमीटर्स एंड प्रोटेक्टिव विंडोज फॉर स्पेसक्राफ्ट्स, ठीक है। तो और ऑब्वियसली क्योंकि भाई टेम्परेचर से उसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए डायमंड्स को काम में ले सकते हैं प्रिसीजन थर्मोमीटर्स में। भाई उसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं हो सकती, इसलिए बाहर का जो टेम्परेचर है उससे फ़र्क जो है उसको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो एग्जैक्ट किसी चीज़ का टेम्परेचर जो है वो परफेक्ट बता पाएगा, ठीक है। तो वो किसी और चीज़ के एरर्स नहीं आएंगे उसमें, और इसीलिए उसको प्रिसीजन थर्मोमीटर्स में, जिसमें आपको परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए, तो उसमें काम में लिया जा सकता है। एंड प्रोटेक्टिव विंडोज़ फॉर स्पेसक्राफ्ट्स, और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है, इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसलिए स्पेसक्राफ्ट्स वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पर किसी चीज़ से और नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए स्पेसक्राफ्ट की विंडोज़ में बनाने में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अनदर एलोट्रॉप फॉर कार्बन, दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट के लिए क्या होता है, देखिए, ग्रेफाइट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक लेड, इट मार्क्स पेपर ब्लैक, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है? उसको ब्लैक लेड भी बोलते हैं, और उससे क्या होता है? पेपर के ऊपर काला निशान हो जाता है। द नेम ग्रेफाइट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्राफीन which means to write about its uses as lead ins। तो lead pencils में जो lead जो है that is the graphite, तो उसके लिए काम में लिया जाता है। और ग्राफीन
जो है वर्ड, वो टर्म जो है डिराइव हुआ है ग्रीक से, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब ये होता है लिखना, ठीक है। और वो क्योंकि लिखने के लिए काम में आता था, इसलिए उसका नाम जो है लिखने से कनेक्ट हुआ और उसका नाम पड़ गया ग्रेफाइट। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ग्रेफाइट इज एन ओपेक एंड डार्क ग्रे सॉलिड, ठीक है। कैसा होता है, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ओपेक होता है, उसमें से आर पार नहीं देख सकते। और कैसा कलर होता है, डार्क ग्रे। In a crystal of graphite, the carbon atoms are arranged in hexagonal patterns in parallel planes, ठीक है। और अब किसी भी ग्रेफाइट क्रिस्टल के अंदर, ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल है उसके अंदर कैसे पार्टिकल्स अरेंज हैं कार्बन एटम्स के इस तरीके से। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कार्बन एटम्स जो हैं इसके अंदर हेक्सागोनल पैटर्न में, हेक्सागोन मतलब 1 2 3 4, अब एक आप देखें तो एक हेक्सागोन के शेप में इस तरीके से, और कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। पैटर्न इन पैरेलल प्लेन्स, अब पैरेलल प्लेन से हॉरिजॉन्टल जैसे ये कनेक्टेड है, उसका दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर वो इस तरीके से कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। और क्या है, इन अ लेयर ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज स्ट्रांगली बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब किसी भी एक लेयर में अंदर देखें तो जो कार्बन जो है, ठीक है, तो हर कार्बन जो है वो और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे इस वाले कार्बन की बात करें, ठीक है, इस वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन जो है वो इस कार्बन से जुड़ा है, वो इस कार्बन से जुड़ा है, और वो इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। ऐसे 3 कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन की बात करें तो ये इस कार्बन से जुड़ा है, वो इस कार्बन से जुड़ा है, और ये इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हर कार्बन जो है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कोई सा कार्बन देख लें तो इस वाले की बात करें तो ये वाला जो कार्बन है वो इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, और इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे 3 कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। 10 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री इन एवरी लेयर ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल। तो इसलिए क्या होता है, अब क्योंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी है 4, पर वो बॉन्ड बनाना है सिर्फ 3 कार्बन एटम से, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहा है, इसका मतलब अभी भी वैलेंसी जो है उसकी 1 है। द फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो इसीलिए उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करंट जो है वो तभी उसमें से फ्लो होगा अगर उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट के केस में एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम के पास फ्री अवेलेबल है, इसलिए हर लेयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Now each layer is bonded to the adjacent layers by weak forces. As a result, each layer can easily slide over the other. ठीक है। और क्या होता है, जो हर लेयर जो है वो किसी दूसरी लेयर के से कनेक्टेड होती है वीक फोर्सेस से, ठीक है। वो स्ट्रांग बॉन्ड्स नहीं है, वो वीक फोर्सेस हैं जिससे वो कनेक्टेड है, इसीलिए जो है वो मूव भी कर सकती हैं, वो लेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर से मूव कर जाती हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट इज ग्रेइश ब्लैक ओपेक मटेरियल हैविंग मेटेलिक लस्टर, ठीक है। तो ग्रेफाइट कैसा है, ग्रेइश ब्लैक इन कलर, और उसके ऊपर थोड़ी सी ओपेक होता है। ओपेक मतलब कि उसके अंदर से आर पार आप नहीं देख सकते, ठीक है, ओपेक है। और मेटेलिक शाइन है, इसके ऊपर एक शाइन होती है जैसे किसी मेटल सरफेस के ऊपर होती है। इट इज़ सॉफ्ट एंड हैज़ अ सोपी टच, ठीक है। जब आप उसको टच करते हैं, ठीक है, तो लेड पेंसिल को जैसे आप टच करते हैं तो आपको पता चलेगा, तो जब आप उसको टच करते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट उसको आप महसूस करते हैं, सॉफ्ट टच होता है, और ब्रेक भी इजीली हो सकती है वो। ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड। द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है वो वजन में हल्का होता है, किससे, डायमंड से, ठीक है। तो डायमंड की जो डेंसिटी थी वो 3.51 थी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर डायमंड का पीस लेंगे तो दैट इज 3.51 इन ग्राम इन मास पर। वही 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर हम ग्रेफाइट का पीस लेंगे तो ग्रेफाइट इज लाइटर विच इज 2.26 ग्राम्स ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास इजीली हो जाती है। ग्रेफाइट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। ग्रेफाइट इज इनसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट्स, ठीक है, और वो इनसॉल्युबल होता है। ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसके अंदर एक सोपी टच है, ठीक है, एक सोपी उसका सरफेस है, इसीलिए उसको लुब्रिकेंट की तरह भी इस्तेमाल में किया जाता है।
कहाँ पर? जहाँ पर ग्रीस नहीं इस्तेमाल कर सकते या ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, क्योंकि ग्रीस और ऑयल से अगर वो चीज़ ख़राब हो सकती है तो ग्रीस और ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे मशीन के अंदर, वहाँ पर ग्रेफाइट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ग्रेफाइट से लुब्रिकेसी बनी रहेगी। नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग क्रूसिबल्स फॉर मेल्टिंग मेटल्स, ठीक है, तो क्रूसिबल्स बनाने के काम में आता है मेल्टिंग मेटल्स, जो कि मेटल जो है उनको मेल्ट करने के लिए, तो उनके क्रूसिबल्स बनाने के काम में आता है, क्योंकि इसका खुद का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए खुद नहीं मेल्ट होगा, इसलिए उस मेटल को मेल्ट ये कर देगा। फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेड पेंसिल्स, पेंसिल्स में लेड के लिए काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन मॉडरेटर, न्यूट्रॉन को और मॉडरेट करना, न्यूट्रॉन मॉडरेट करना, देखो न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर जो है वो फिजन होता है, ठीक है, उसको ब्रेक होता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ग्रेफाइट को काम में लिया जाता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एंड इन इलेक्ट्रोटाइपिंग, ठीक है, और ग्रेफाइट का काम में होता है ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रोटाइपिंग में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, और मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, ठीक है, और क्योंकि ये कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, इसलिए आर्टिफिशियल डायमंड बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, नकली डायमंड बनाने के लिए, ठीक है। सो yes, the question is, can electricity pass through graphite? Yes. And is it a metal or a non-metal? It's a non-metal, right? So graphite is not a metal, and yes, electricity can pass through graphite. All right. Next allotrope की बात कर रहे हैं हम, fullerene. So fullerene was discovered in 1985, right? So this was a recent discovery, ठीक है। तो Robert F. Curl Jr., हरल्ड क्रोटो एंड रिचर्ड ई स्मॉली, ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के और 1985 में रिसेंटली जो है फुलरीन को डिस्कवर किया। दिस मॉलिक्यूल कंटेनिंग 60 एटम्स ऑफ कार्बन हैज़ बीन नेम्ड बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है, फुलरीन उन्होंने नाम दिया, और इसके अंदर 60 एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 60 एटम्स ऑफ कार्बन। फुलरीन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अमेरिकन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर आर बकमिंस्टर फुलर, whose geodesic domes follow similar building principles, ठीक है, ठीक है, तो उनके जो डोम्स है, ठीक है, तो उन्होंने बकमिंस्टर फुलरीन जो है वो नाम रखा, क्यों? क्योंकि एक आर्किटेक्ट थे, अमेरिकन आर्किटेक्ट, और उनकी जो बिल्डिंग्स थी, उन्होंने जो बिल्डिंग्स डिज़ाइन करी थी, उनका जो स्ट्रक्चर है उससे मिलता जुलता था, किससे? फुलरीन के स्ट्रक्चर से, इसीलिए उन्होंने नाम रख दिया बकमिंस्टर फुलरीन। और साइंटिस्ट, वो जो आर्किटेक्ट था उनका नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलर, ठीक है। टाइप्स ऑफ फुलरीन, तो फुलरीन के क्या कौन कौन से टाइप्स हैं? तो वो C60, C70, C74, C78। तो C60 जहाँ पे 60 एटम्स है, C70 वो मॉलिक्यूल जहाँ पे 70 एटम्स हैं, C74 जहाँ पे 74 एटम्स है, C78 जहाँ पर 74 आर द मेंबर्स ऑफ फुलरीन फैमिली, फुलरीन फैमिली के मेंबर्स हैं ये। बट C60 इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट स्टडीड फॉर्म ऑफ फुलरीन, लेकिन C60 जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला, सबसे ज़्यादा समझने वाला मॉलिक्यूल है। फुलरीन का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बकमिंस्टर फुलरीन मॉलिक्यूल इज़ नियरली स्फेरिकल, ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, ठीक है, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 60, इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं, और इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेंटागोनल फेसेस एंड 20 हेक्सागोनल फेसेस गिविंग इट 60 कॉर्नर्स, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर देखेंगे कि ये एक पेंटागन है, ठीक है, एक हेक्सागन है, ठीक है, तो अब इसके अंदर 12 पेंटागोनल फेसेस हैं, तो 12 तो पेंटागोनल फेसेस हैं और 20 हेक्सागोनल है, तो मतलब पेंटागोनल मतलब जिसके 5 साइज हैं, हेक्सागोनल मतलब जिसकी 6 साइज हैं, ठीक है। और बकमिंस्टर क्योंकि एक स्फेरिकल है और अंदर से खोखला है, तो हैज़ अ हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर जो है हॉलो है, अंदर से खोखला है और केज लाइक है, इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो केज के जैसा है। इन फिगर इट हैज़ अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर हुज मॉलिक्यूल कंटेन्स C एटम्स, ठीक है, तो इसमें ऐसा भी देख सकते हो जैसे कि एक फुटबॉल जैसा कि स्ट्रक्चर है, जिसके जो मॉलिक्यूल्स है किससे बनकर के बनी है? कार्बन एटम से मिलकर के बनी है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रिपेयर कैसे की जाती है? तो बाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग अ ग्रेफाइट रॉड इन एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम, तो हीलियम के प्रेजेंस में अगर ग्रेफाइट रॉड को हीट किया जाए तो ये प्रिपेयर करी जा सकती है इलेक्ट्रिकली। और
बाय वेपराइजिंग ग्रेफाइट बाय यूजिंग लेजर। और कैसे यूज फॉर्म की जा सकती है फ्लोरीन? तो ग्रेफाइट को वेपराइज करके लेज़र के थ्रू, लेज़र मार करके उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना ग्रेफाइट को, तो दैट विल कन्वर्ट इट टू फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तो वो जल्दी से देख लेते हैं। फ्लोरीन इज सॉल्युबल इन बेंजीन एंड फॉर्म्स डीप वायलेट कलर सॉल्यूशन। तो एक तो बेंजीन के अंदर वो घुल जाएगी और कैसा कलर आ जाएगा उसका? डीप वायलेट। ठीक है, डीप वायलेट कलर उसका आ जाएगा। क्रिस्टलीन फ्लोरीन हैज सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं? सेमीकंडक्टर की जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन विद एल्कली मेटल्स आर कॉल्ड फ्लोराइड्स एंड दे आर सुपरकंडक्टर्स। तो फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं वो एल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, एल्कली मेटल्स के साथ में जब फ्लोरीन जो है रिएक्ट करेगी वो बनाएगी क्या? फ्लोराइड्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एल्कली मेटल्स जैसे हो गया सोडियम। ठीक है, तो उसके साथ में जब कंबाइन करेगी तो वो बनाएगी फ्लोराइड, तो सोडियम फ्लोराइड, एंड दे आर सुपर कंडक्टर्स, और वो फिर कहलाएंगे सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो उनको यूज़ कहाँ किया जाता है? तो सुपर कंडक्टर की तरह काम में लिया जाता है, सेमीकंडक्टर की तरह काम में लिया जाता है, लुब्रिकेंट्स एंड कैटलिस्ट की तरह काम में लिया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट से मिल करके एज फाइबर्स टू रीइंफोर्स। ठीक है, और प्लास्टिक को बनाने के लिए, फाइबर तैयार करने के लिए प्लास्टिक का भी काम में लिया जाता है फ्लोरीन को। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो विचित्र सा बिहेवियर है, उसका जो भिन्न भिन्न तरीके के वो बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो अबाउट 3 मिलियन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन। लगभग 30 लाख 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड जो हैं वो ऑलरेडी अभी तो हमें पता है, इसके अलावा कितने तो पता भी नहीं होंगे। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कार्बन। और इतने सारे कार्बन क्यों पॉसिबल है? इतने सारे जो वैरायटी जो है 30 लाख कंपाउंड्स जो हैं कार्बन के, वो इतनी सारी वैरायटी क्यों पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि उसका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने की जो है, दिस इज नोन एज कैटिनेशन। जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? जब एक ही एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा, दिस इज नोन एज कैटिनेशन। बहुत ज़्यादा होती है, कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, कार्बन हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाने की सेम एलिमेंट से जो टेंडेंसी रखता है वो है कार्बन। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एज कम्पेयर टू अदर एटम्स। और वो क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एंड अदर बॉन्ड्स। Next is when two or more carbon atoms combine with one another, they form different types of chains such as। ठीक है, तो अब जब कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से कंबाइन हो रहा है तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। अब वो क्या, या तो स्ट्रेट चेन्स, या तो सीधी चेन बनेगी, मतलब एक कार्बन दूसरा कार्बन फिर एक कार्बन फिर एक कार्बन, इस तरीके से, या फिर ब्रांच्ड चेन, या एक कार्बन दूसरा कार्बन एक कार्बन फिर एक और कार्बन, इस तरीके से ब्रांचेस, या फिर क्लोज चेन और रिंग चेन्स, जैसे कि एक कार्बन दूसरा कार्बन फिर ऐसे क्लोज चेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ठीक है, और क्लोज चेन, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑब्वियसली अब अगर क्लोज चेन बनानी है तो क्लोज चेन के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन एटम्स होंगे कम से कम 3। ठीक है, तो क्लोज फिगर के लिए मिनिमम 3 वर्टेक्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि मिनिमम जो है वो, जैसे क्लोज फिगर कोई बनाएंगे आप, तो जैसे ट्रायंगल, तो सबसे छोटा क्लोज फिगर बनेगा। उसके अलावा तो लाइन इज नॉट अ क्लोज फिगर, राइट? सो दैट इज वाई सबसे छोटे के लिए मिनिमम तो है वो 3 चाहिए कार्बन के। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, राइट? दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ये हमें पता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो अब इसकी बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली ऑर्बिट में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 ऑर्बिट में। ठीक है, और तीसरी, ऑलराइट, सो हम बात अब कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं ये SPDF ग्रुप्स की। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप है दिस विल हैव द फर्स्ट, ये देखिए, तो यहाँ पर बात होती है फर्स्ट ऑर्बिट की, S ग्रुप की। तो फर्स्ट ऑर्बिट में S ग्रुप में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में S ग्रुप में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड ऑर्बिट में ही अभी, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट जो है उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8।
तो सेकंड ऑर्बिट में अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएंगे, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो बच जाएंगे 2, तो वो पहुंच जाएंगे पी ग्रुप में, ठीक है। इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो अब सेकंड ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 2 तो एस ग्रुप के और 2 पी ग्रुप के, तो दैट इज वाई क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एकदम आउटर मोस्ट शेल में 4, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 4, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है। 10 कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स इन इट्स कंपाउंड, इसलिए कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है जहाँ पर बॉन्ड बना करके इलेक्ट्रॉन शेयर की जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक से इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, नहीं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा और वो आयंस बना करके रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो दैट रिएक्शन और दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरा छीना नहीं है, शेयर किया गया है, एक की ऑर्बिट ने दूसरे की ऑर्बिट को शेयर किया है और कंपाउंड बनाया है, तो दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो मॉलिक्यूल जो भी बना है तो वो बना है कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड से। तो देखो इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस रिएक्शन में तो कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, बाहर वाली शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के पास जाएगा और हाइड्रोजन के पास जा करके बोलेगा कि भाई तुम्हारे को नियरेस्ट गैस, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मुझे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो तुम एक काम करो, तुम अपने सारे इलेक्ट्रॉन मुझे दो भी मत, ना ही मैं तो सारे इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो मेरी एक ऑर्बिट से, मेरी जो बाहर वाली ऑर्बिट है उसमें शेयर कर लो। तो अब एक हाइड्रोजन आ गया, अब एक हाइड्रोजन आने से लेकिन उसकी स्टेबिलिटी नहीं हुई, हाइड्रोजन तो भले ही खुश हो गया पर कार्बन खुश नहीं हुआ, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा और यही सेम प्रपोजल रखेगा, और ऐसा करते करते जब उसे 4 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो क्या बना लेगा, वो ऐसे रिएक्ट कर लेगा। और अब देखो, अब हाइड्रोजन के पास में नियरेस्ट जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है जो कि है हीलियम, उसका कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और बात करें कार्बन की, ये तो हाइड्रोजन की बात थी, अब बात करें कार्बन की, तो कार्बन के केस में भी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कैसी हो गई है, स्टेबल हो गया, कार्बन एटम जो है वो अब स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट उसका जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो उसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल गई है 4 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से। और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े कहाँ से हैं, वो शेयर हो रहे हैं हाइड्रोजन से, इस तरीके से जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो मीथेन का स्ट्रक्चर जो है, अब ये देखिए तो 2D में दिखाया गया है, इसलिए इस तरीके से दिखाया है, पर चारों तरफ इस तरीके से नहीं होते। मीथेन का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो सेंटर में कार्बन होगा, एक ऊपर हाइड्रोजन और एक नीचे हाइड्रोजन, एक नीचे ऐसे हाइड्रोजन और एक ऐसा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे 4 हाइड्रोजन जो है मीथेन के एक मॉलिक्यूल में जुड़े होंगे कार्बन से। और क्या अब कुछ वैलेंसी है, नहीं, अब कुछ वैलेंसी नहीं है, अब वो इजीली स्टेबल हो जाएंगे। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करें एक ही एटम के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में तो नहीं कर पा रहा था, क्यों, हाइड्रोजन तो एक के मिलते ही और खुश हो गया था। लेकिन जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, अब ये क्या है, इनकी वैलेंसी जो है 1 से ज़्यादा है, राइट, मल्टी वैलेंस है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, कार्बन जो है वो बोलेगा ऑक्सीजन से कि भाई कि तुम्हारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें जो है रिक्वायर्ड है, तुम्हारा जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, ठीक है। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, तो उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,6, तो उसको अपना ऑक्टेट करने के लिए, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। कार्बन की बात करें तो कार्बन का है 2,6, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, तो इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए कार्बन का है 2,4, ठीक है। तो उसको ऑक्टेट अपना पूरा करने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, उसको शेयर करने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन के पास जाएगा और बोलेगा कि 2 मेरे से शेयर कर लो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तुम मेरे से शेयर कर लो तो तुम्हारा भी स्टेबिलिटी हो जाएगी, और तुम्हारे पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक एक करके मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन तुम दे दिया करो, ठीक है। तो जब ज़रूरत होगी मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन तुम मेरे से शेयर कर लो, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन शेयर कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ शेयर कर लेगा तो वो भी स्टेबल, ठीक है। पर अभी भी कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी
एक्स्ट्रा हैं और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्टेट अभी भी नियरेस्ट इनर्ट गैस के साथ नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए वो क्या बोलेगा, वो एक और ऑक्सीजन के पास जाएगा और बोलेगा कि ऑक्सीजन मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तुम्हें भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, तुम भी शेयर कर सकते हो, मैं भी शेयर कर सकता हूँ और दोनों स्टेबिलिटी पा सकते हैं। तो इसलिए कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ में रिएक्ट कर लेगा और बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। तो अब उसमें क्या है, उसने एक कार्बन एटम ने एक ऑक्सीजन एटम के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, तो इसलिए उसने क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, इसलिए उसने उसके साथ में बनाया है क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, क्यों, अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एक ही एटम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला are known as isomers and the phenomenon of existence of isomers is termed as isomerism। ठीक है, जहाँ पर बात हो रही है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला की लेकिन स्ट्रक्चर जो है उनका डिफरेंट है, मॉलिक्यूल जो है वो, देन दे आर नोन एज आइसोमर्स। 6 हैं और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। ठीक है, ऑलराइट, तो अब आप इसके अंदर देखेंगे तो ये है CH3OCH3, तो डायमिथाइल ईथर। ठीक है, तो ये ईथर ग्रुप है और ये क्या है, ये अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है डेफिनेटली अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इनके जो स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, हालांकि इनका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यस। सिमिलरली बात करें हम पेंटेन की। ठीक है, तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स हो सकते हैं और वो हो सकता है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है, और वो क्या है, सबके स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, उनकी जो चेन जो है कार्बन की, कार्बन किस तरीके से दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो उसका स्ट्रक्चर जो है उसी से वो चेंज हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भले ही इसका सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है सेम है मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन किस तरीके से वो कनेक्टेड है वो चेंज हो रहा है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब बात करें हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अगर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के चीज़ें बन रही हैं, कंपाउंड बन रहे हैं, तो देन दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ चेन आर मेनली, अब उनके चेन और उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से हाइड्रोकार्बन जो है वो मेनली 2 रहा है। ठीक है, तो 2 मेन पार्ट्स क्या हैं, वो है इनके स्ट्रक्चर पे, कि अगर चेन की तरह वो आ रहा है, ठीक है, अगर वो चेन की तरह कनेक्ट हो रहा है कार्बन, तो ये कहलाएगा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सिंपल है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्यों, अगर चेन की तरह वो कनेक्ट हो रहे हैं हाइड्रोकार्बन। अगर या तो चेन की तरह कनेक्ट होंगे या फिर क्या होंगे, साइक्लिक कनेक्शन होगा। तो साइक्लिक होगा तो क्या बोलेंगे इसको, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कि अगर इस तरीके से क्लोज्ड फिगर में कनेक्ट हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा साइक्लिक। और अगर स्ट्रेट चेन की तरह कनेक्टेड हो तो वो कहलाएगा क्या, चेन हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड मतलब जहाँ पर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो चौथा बॉन्ड इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि चौथा बॉन्ड आते ही क्या होगा, पहले वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देने लगेंगे। ट्रिपल उस केस में नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैक्सिमम केसेस क्या है, तीन बॉन्ड्स के। ठीक है, तो एक बॉन्ड होगा तो वो कहलाएंगे एल्केन्स, 2 बॉन्ड होगा तो कहलाएंगे एल्कीन्स, और 3 बॉन्ड होंगे तो कहलाएगा एल्काइंस। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, तो एक कार्बन जो है अगर दूसरे कार्बन से और वो 2 बॉन्ड कनेक्ट हो रहे हैं, एक कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम से 2 बॉन्ड शेयर कर रहा है, तो देन दे आर नोन एज दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज एल्कीन। सिमिलरली अगर बात करें हम अगर एक कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम से 3 बॉन्ड शेयर कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो एल्काइंस है। ठीक है, तो एल्काइन कहलाएंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड जहाँ पर, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, जहाँ पर संतुष्ट है, वो कैसे, वो एक बॉन्ड बना लेगा सबसे, तो वो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मतलब कि उसके पास में कमी रह गई, तो वो इसलिए उसको दूसरा बॉन्ड बनाना पड़ा दूसरे एटम के साथ। ठीक है, उसके पास में अनसैचुरेटेड रह गया वो, इसलिए उसको एक एटम को दूसरे एटम के साथ में एडिशनल बॉन्ड बनाने पड़े,
मल्टीपल बॉन्ड बनाने पड़े, इसलिए वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ध्यान रखिए ये हम जो चार्ट देख रहे हैं ये सब हाइड्रोकार्बन ही हैं। ठीक है, तो या तो हाइड्रोकार्बन ये होंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, और स्ट्रक्चर के हिसाब से या तो चेन हाइड्रोकार्बन होगा या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा। अब चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो इस तरीके से हो सकता है, या तो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है वो उसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होकर अनसैचुरेटेड भी जो है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन जब ट्रिपल बॉन्ड हो और एल्कीन जब डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है वो डिवाइड होगा फर्दर हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। ठीक है, और उसमें होमोसाइक्लिक साइक्लिक जो है उसको देखते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एरोमेटिक होते हैं और एलिसाइक्लिक होता है। ठीक है, तो अभी जो बेसिक जो है हमें पढ़ना है वो हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ही पढ़ेंगे। हेट्रोसाइक्लिक और अनसाइक्लिक होमोसाइक्लिक जो है वो हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली सिंगल कार्बन कंपाउंड, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ध्यान रखिए सैचुरेटेड है मतलब वो सिंगल बॉन्ड से और खुश है, तो इसीलिए वो क्या बनाएगा, वो कहलाएगा एल्केन या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दे आर ऑल्सो कोल्ड एज एल्केन्स, उनको नाम जो है एल्केन्स है, जनरल नाम की बात हो रही है। जनरल फॉर्मूला क्या है उनका, CnH2n+2। ये आप लिख लीजिए, ये आप याद रख लीजिए, ये हमेशा ऐसे लेंगे। तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है, तो मान लीजिए n की जगह अगर 1 रखें तो एल्केन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एल्केन हो जाएगा n की जगह 1 रखते ही तो C1H2+2। ठीक है, आप चाहें तो लिख कर भी देख सकते हैं CnH2+2, तो ये बन जाएगा CH4। ठीक है, इसके अंदर कार्बन कितना है, अपन कार्बन क्या लिया था अपन ने, नंबर 1। ठीक है, तो कार्बन एटम 1 है इस मॉलिक्यूल में, इसका मतलब इसको नाम दे देंगे एल्केन है, क्योंकि तो लास्ट में तो सफिक्स जो है वो आएगा एन, और क्योंकि एक लिया है तो एक इस 1 स्टैंड्स फॉर मेथ। ठीक है, तो 1 आएगा इसके लिए मेथ हो जाएगा और उसका नाम रख देंगे मीथेन। ठीक है, सिमिलरली n की वैल्यू 2 रख के देखिए, तो n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो बन जाएगा C2H4+2। ठीक है, C2H4+2 इज C2H6। ठीक है, तो अगेन इट्स एन एल्केन, तो उसका नाम हो जाएगा इथेन। ठीक है, ये इनके स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप, ये ठीक है, ये सारे जो हैं ये आप देखेंगे चेन स्ट्रक्चर में, ये सब चेन से कनेक्टेड है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से। ठीक है, तो इसीलिए अब आप बात करें अगर 6 की, n की जगह 6 रख दीजिए तो C6H12+2। ठीक है, तो CnH2n, तो 2 into n would be 12, 2 into 6 which is 12, तो H2n+2 would be C6H14। तो C6H14 का जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और उसका नाम जो है वो रखेंगे हम क्या, 6 है ना, तो 6 विल गो विद हेक्स, 6 के लिए आएगा हेक्स, और एल्केन है तो हेक्सेन। ठीक है, आई बिलीव समझ में आ रहा है कैसे नाम रखते हैं, कैसे इनके जनरल फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बताना है अब ऑक्टेन। ठीक है, तो ऑक्टेन मतलब क्या हो गया, n की जगह रखेंगे 8, तो n की जगह 8 रख देंगे तो बन जाएगा C8 और H2n, तो H2n वुड बी 2 into 8, तो H16+2। ठीक है, तो बन जाएगा C8H18 ऑक्टेन। ठीक है, और कैसे स्ट्रक्चर बना देंगे, इसी में ही 2 कार्बन और जोड़ देंगे और साइड में 2 H2 जोड़ देंगे। ठीक, इसी चेन को आगे एक्सटेंड कर देंगे तो वो बन जाएगा ब्यूटेन। इस तरीके से एल्केन के स्ट्रक्चर होते हैं और इस तरीके से एल्केन के नाम डिसाइड होते हैं। अब हम बात करें अनसैचुरेटेड कार्बन की, तो अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, द हाइड्रोकार्बन विच 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है जहाँ पर कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम से बना रहा है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वो खुश नहीं है एक बॉन्ड से, इसलिए वो सैचुरेटेड नहीं है, इसलिए अनसैचुरेटेड है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड जो है उनके 2 ग्रुप्स हैं, 2 तरीके के बताते हैं, या तो एल्कीन्स होंगे या फिर एल्काइन। ठीक है, याद रखिए सैचुरेटेड कार्बन जहाँ पे एक ही कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है दूसरे कार्बन से, दैट
हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एल्केन। यहाँ पर एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो देन दैट हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एल्कीन। और अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर आप नाम उसका रखेंगे एल्काइन। ठीक है, तो अब एल्कीन्स का देख लेते हैं। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। ठीक है, तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। अब एक बात बता देते हैं, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं? एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल जो पूरा जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, वो एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से 2 बॉन्ड बना रहा है, तो खुद के एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। और एल्केन में कितने हो रहे थे? तो एल्केन में एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा था, और ऐसे अलग 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 कार्बन एटम्स को वो ऐड कर दे रहा था। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका वेरिएशन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खुद ने आपस में एटम्स में शेयर कर लिए, तो इसलिए अब वो क्या हाइड्रोजन को बोलेगा? क्या हाइड्रोजन को वो बोलेगा? नहीं, वो क्या बोलेगा कि कार्बन से ही तो उसकी शेयरिंग हो गई, तो अब वो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं लेगा। तो ऑब्वियसली जो 2 हम ले रहे थे, देखो ऊपर एल्केन में हम देख रहे थे CnH2n+2, तो CnH2n+2 में से 2 हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाएंगे, तो इसलिए एल्कीन जो है वो बन जाएगा CnH2n। और सिमिलरली एल्काइन क्या बन जाएगा? एल्काइन बन जाएगा CnH2n-2, क्योंकि इसके अंदर भी एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उनको आपस में शेयर कर रहे हैं, तो उसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के क्वांट और कम हो जाएगी उस ग्रुप में। ठीक है, तो अगर किसी भी ग्रुप में बात करेंगे तो उसके अंदर 2 और क्वांटिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, तो अब उसको कार्बन को उस हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस कार्बन को दूसरा साथी मिल गया है जो कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है या डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के केस में 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे एल्केन से, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में, एक ट्रिपल बॉन्ड के केस में और 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, किसमें से? एल्कीन्स में से। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है। तो एल्कीन क्या है? CnH2 एल्कीन ग्रुप है, इसलिए एक डबल बॉन्ड आपको ज़रूर इसमें मिलेगा, कम से कम एक तो मिलेगा ही। अब ब्यूटीन की बात करें तो ब्यूटीन क्या है? C4H8, ब्यूट इज़ फॉर 4, तो ब्यूटीन मतलब N की जगह रखा अपन ने 4, तो फॉर्मूला बन गया CnH2n से C4H8। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, वही चेन लाइक स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 CH और फिर डबल बॉन्ड फिर CH2, दिस इज ब्यूटीन। नेक्स्ट हम बात करें एल्काइंस की। ठीक है, तो एल्काइंस के अंदर फॉर्मूला सेम वही हो जाएगा CnH2n-2। जिस तरीके से वेरिएशन हुआ था एल्केन से एल्कीन्स में, उस तरीके से वेरिएशन हो जाएगा एल्कीन से एल्काइंस में। एल्केन्स में एक बॉन्ड बढ़ेगा तो बन जाएगा एल्कीन, और फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n। और एल्कीन के अंदर एक और बॉन्ड बढ़ेगा तो बन जाएगा फॉर्मूला CnH2n-2, और प्रोडक्ट विल बी नोन एज जनरली नोन एज एल्काइंस। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब जैसे नाम ले लेते हैं, तो अगर C की जगह 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 × 2 8, 8 - 2 6, तो फॉर्मूला हो जाएगा C4H6। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब इसके अंदर क्या है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन अगर करेंगे तो बीच वाले, ठीक है, टोटल 4 कार्बन है। ठीक है, तो एक बॉर्डर वाला कार्बन इग्नोर करते हैं, तो बीच वाले 2 कार्बन है, अगर वो बॉन्ड बना रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये सेंटर वाले जो 2 कार्बन है वो बना रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और बाकी के क्या है? तो सबकी बैलेंसी पूरी कर दो। आपको पता है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब आपको पता है 6 जो है कार्बन पास में एक बॉन्ड है। ठीक है, हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, इसका मतलब उसके ऑक्टेट में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड। अगर हर हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसकी भी इनर्ट गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई है। सिमिलरली सेम स्ट्रक्चर का इधर बन रहा है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों साइड स्ट्रक्चर जो है वो मतलब दोनों साइड अगर आप उसको वैलेंसी रखेंगे प्रॉपर, तो वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, और
कैसे वो होती है। द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन आर वाइडली यूज्ड, फॉर एग्जांपल क्लोथ, मेडिसिन, बुक्स, फूड्स, फर्टिलाइजर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर कार्बन जो है मौजूद है। ठीक है, अब ये बात जनरल बात चल रही है कि भाई कि कार्बन जो है वो कितनी क्वांटिटी में मिलता है, क्या अर्थ क्रस्ट का कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जनरल बात हो रही है। अब बात करें बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कैसे होती है, तो आपको पता ही है, 4 कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और 4 उसके जो है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन तो देने हैं या 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना बहुत भारी काम हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड। जब भी बॉन्ड रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, चाहे वो सेम एलिमेंट के एटम्स हों या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हों, तो वो क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए देख लो, एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये CH4, ठीक है, द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, तो CH4 मीथेन की बात हो रही है, यहाँ पे C की वैल्यू है 1, जिस कार्बन के एक एटम एक मॉलिक्यूल में मौजूद है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, तो कार्बन के पास 4 वैलेंसियाँ दिख रहा है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हर हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो ध्यान से, हर हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उसको क्या चाहिए, उसको 4 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। कार्बन जस्ट नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेगा कि भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन तुम शेयर कर दो, तो 4 हाइड्रोजन एटम से जाकर बोलेगा, और हाइड्रोजन भी खुश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको भी तो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो इस तरीके से वो रिएक्ट कर लेंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे, और टेट्राहेड्रल शेप में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा कार्बन के चारों तरफ। 3D फिगर बनेगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं CH4। ठीक है, अब कंडीशंस क्या हो सकती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कंडीशंस क्या हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, द कंबाइनिंग एटम्स शुड हैव नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इसका मतलब ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन भाग करके छोड़ करके जाने की नहीं सोचे। ठीक है, उसको सबसे पहले तो शेयरिंग जो है वो ही करवानी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, यूजुअली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और आयंस बना देते हैं। ठीक है, तो अब आयंस नहीं बनाने हैं इसके अंदर, क्योंकि शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन करनी है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करना। नेक्स्ट क्या है, द कंबाइनिंग एटम शुड कंटेन 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रेस्पेक्टिव वैलेंस शेल्स। ठीक है, तो अब उनके पास क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स जो है कंबाइन हो रहे हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और 7 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पॉसिबल। 8 हो जाएंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो 8 नहीं होने चाहिए। 4 से कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेंगे, शेयरिंग की टेंडेंसी नहीं रखेंगे। इसलिए 4 मिनिमम होने चाहिए, 7 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसमें, वैलेंस शेल में। इन हाइड्रोजन देर इज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट इट ऑल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसके केस में ऐसा है कि सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड, पर फिर भी वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। द कंबाइनिंग एटम्स नीड 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब किसी के अंदर 7 है। ठीक है, अब किसी के अंदर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको कितने चाहिए होंगे, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। या फिर किसी के पास 4 है, ठीक है, तो किसी एलिमेंट के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या आता है, हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, इतना छोटा साइज होता है। उसके केस में सिर्फ डुप्लेट ही कंप्लीट होता है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। The combining atoms should contribute equal number of electrons to form pair of electrons to be shared। ठीक है, तो अब combining atoms जो हैं वो बराबर जो है शेयर करेंगे। जैसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इसके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर में शेयर होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन जो है वो अकेला अकेला शेयर नहीं होता है, तो इसका एक जो है वो दूसरे के एक से शेयर करेगा, मतलब वो पेयर बना लेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर होगा एटम के साथ में। आफ्टर शेयरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ईच कंबाइनिंग एटम शुड अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इट्स नियरेस्ट नोबल गैस। ठीक है, तो अब में जरूरी क्या है,
सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ शेयरिंग करना है, शेयरिंग करनी है कब तक करनी है, शेयरिंग जब तक कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल जाती। इसका मतलब ऑक्टेट या डुप्लेट या जो भी है वो कंप्लीट नहीं हो जा रहा, वैलेंस शेल जो है वो फिल नहीं हो पा रही। ठीक है, अगर वैलेंस शेल जो है फुल हो जाएगी तब वो जाकर के उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, शांति मिलेगी, तब वो जाकर के हो सकता है कि रिएक्ट नहीं करने की सोचे किसी दूसरे आइटम से, या शेयरिंग या बॉन्डिंग करने की नहीं सोचे किसी दूसरे आइटम से। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये अभी हमने देख लिया, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड है जहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नाइट्रोजन के एलिमेंट, नाइट्रोजन के एटम के साथ में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन जो है उसके अंदर कितने हैं, 7। ठीक है, तो उसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 7। ठीक है, तो अब आप देखिए फर्स्ट शेल के अंदर, नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब उसके सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है अब ऑब्वियसली उसको कितने चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर, नाइट्रोजन क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन एटम से ज़्यादा बोलेगा कि भाई कि मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, तुम्हारे पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, तो एक काम करते हैं, तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन्स मेरे ऑक्टेट में शेयर कर दो और मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे में शेयर कर देता हूँ, और इसकी वजह से हम क्या होगा, हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे, हम दोनों के ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे, तो अब दोनों को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना करके और इस तरीके से रह लेते हैं। ठीक है, दिस इज N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनाई जाती है, तो अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज कंपोज्ड टू हाइड्रोजन एटम्स, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एच एटम इज। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन है वो मिलकर बनाए 2 हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनाए, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरीके से। तो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक है और वो इनकम्प्लीट होता है, राइट, अनस्टेबल है, इनकम्प्लीट उसकी डुप्लेट है। ठीक है, डुप्लेट हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस जो है वो हीलियम है, और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन वो इसलिए कोशिश ये नहीं करेगा कि उसको 10 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन मिले, उसको वो कोशिश यही करेगा नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है उसकी जैसे स्टेबिलिटी उसकी आ जाए, तो वो क्या करेगा, कोशिश वो करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शांति से रह पाएगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एटम, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा H और बना लेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच इज अ गैस। ठीक, इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल हो जाएगा, Cl और प्लस Cl। ठीक है, Cl और Cl gives Cl2, राइट, सो दैट्स व्हाट इज द क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर शेल्स देखें तो शेल के अंदर आपको पता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका है 287, और उसका जो लास्ट वाली शेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो वो दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन फिर भी तुम स्टेबल नहीं हो, मैं भी स्टेबल नहीं हूँ, तो एक काम करते हैं हम बॉन्ड बना लेते हैं, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन जो है मेरे साथ शेयर करो, मेरा एक इलेक्ट्रॉन मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, और फिर बढ़िया आराम से क्लोरीन मॉलिक्यूल बन करके ज़िंदगी बिताते हैं। मतलब दिस इज जस्ट अ स्टोरी, राइट, बात नहीं करते मॉलिक्यूल्स आपस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, तो अब इस तरीके से इसका भी हो जाएगा, ऑलराइट, दिस इज आर्गन, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज नॉट आर्गन, दिस इज आर्गन। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसकी शेल्स जो है अब KLM, तो ऑब्वियसली इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे बनाने के लिए कोई दूसरा एलिमेंट उसके पास आएगा, बोलेगा कि भाई कि तुम्हारे पास जो है ऑक्टेट तो भले ही कंप्लीट है पर मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मुझे इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दो ताकि शेयर हो जाए तो मैं भी स्टेबल हो जाऊँ। ठीक है, तो पर वो क्या बोलेगा, क्योंकि भाई कि अगर उसने इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर दिया तो खुद की ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए खुद की स्टेबिलिटी नहीं खराब करेगा, इसलिए वो बॉन्ड नहीं बनाएगा आर्गन। ठीक है, क्लोरीन एटम नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन मोर टू कंप्लीट दी ऑक्टेट, राइट, एटम एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 1 क्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से वो कंबाइन हो जाएगा। ठीक,
ठीक है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन, तीन ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तीन बॉन्ड बनाने हैं, तो तीन कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा और तीन हाइड्रोजन एटम्स के साथ में, तो वो स्टेबल हो जाएगा और बनाएगा NH3, दिस इज नोन एज अमोनिया मॉलिक्यूल। वाटर के केस में बात करें, ठीक है, तो वाटर के केस में क्या होगा, ठीक है, दो हाइड्रोजन है वो एक ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और बना देते हैं H2O मॉलिक्यूल, इस तरीके से शेयर हो जाती है। ठीक है, अभी हम सारे केस में यही देख रहे हैं कि कैसे जो है मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपना हाइड्रोकार्बन CH4 की, तो CH4 में भी यही होता है। ठीक है, टेट्रा क्लोराइड मॉलिक्यूल के अंदर CCl4 के अंदर भी यही होता है। ठीक है, इथिलीन इथीन मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। ठीक है, तो इथीन मॉलिक्यूल की देख लेते हैं। तो इथीन मॉलिक्यूल में क्या है, ये देखो, ये रिएक्शन से समझते हैं। तो हाइड्रोजन जो है उसका एक, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड बनाना है, तो 4 हाइड्रोजन जो है वो दो दो कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। अब कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी रह गए, उसकी वैलेंसी 2 है, और दूसरे कार्बन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसकी वैलेंसी 2 है। वो क्या करेगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन के पास जाकर के बोलेगा कि तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे देखो बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो चुके हैं, बाकी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरे अभी भी स्टेबिलिटी बनने के लिए और तुम्हारी भी स्टेबिलिटी बनने के लिए हमें ऑक्टेट पूरा करना जरूरी है। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक काम करते हैं, तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जो है वो मेरी ऑक्टेट में शेयर करवा दो और मैं जो है वो तुम्हारे को ऑर्बिट में शेयर करवा देता हूँ। तो दोनों के हमारी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगी और हम इस तरीके से शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग किस तरीके से हो रही है ये, ठीक है, तो कार्बन जो है दूसरे कार्बन से अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है एक ही कार्बन दूसरे कार्बन एटम से। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, आपको पता है डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इथीन है, और 2 कार्बन है इसलिए इथीन है, 3 होते तो प्रोपीन होता, 4 होते तो ब्यूटीन होता। ठीक है, अब हम बात करें इथिलीन मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो इथिलीन मॉलिक्यूल जो है वो सेम यही होता है और कुछ खास डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। इथिलीन मॉलिक्यूल क्या है देख, ठीक है, तो सॉरी इथाइन मॉलिक्यूल, एसिटिलीन, एसिटिलीन बोलते हैं इसको या फिर इथाइन बोलेंगे। तो क्या होता है, तो वो एक कार्बन जो है तो बना लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो शेयर होगा। टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास में 7। ठीक है, उसके पास 4 ऑलरेडी थे, 3 उसने शेयर कर लिए, तो अब हो गए 7। तो अब उसके पास में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस है। ठीक है, अब उसको वैलेंसी जो अभी भी 1 है, उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा, तब जा करके वो स्टेबल होगा, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लो। सिमिलरली दूसरा कार्बन भी यही करेगा और इस तरीके से बना लेंगे वो C2H2। C2H2 क्या है, C2H2 इज ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। ट्रिपल बॉन्ड मतलब इथाइन या एसिटिलीन उसको बोलते हैं। ठीक है, ये अब सल्फर के केस में आ जाता है। ठीक है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इस तरीके से जब आप बताते हैं। ठीक है, किसी एलिमेंट के चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक सल्फर मॉलिक्यूल जो है वो 8 सल्फर एटम से मिलकर के बना है। ठीक है, S8 स्ट्रक्चर होता है, S8 जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका। द 8 एटम्स ऑफ सल्फर जॉइंट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ पकड़ रिंग, और वो इस तरीके से जुड़े होते हैं, पकड़ रिंग। ठीक है, तो कैसे, तो ये देखो इन दोनों के केस में। ठीक है, तो इस वाले अगर देखें तो इस वाले के देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और ऐसे 8 जो हैं इस तरीके से इस शेप में रहते हैं, इस तरीके से आपको सामने दिख रहा है। तो एक सल्फर जो है वो दूसरे सल्फर से, मतलब 2 सल्फर से कनेक्टेड है, और 2 जो है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना करके और इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। ये हर सल्फर एटम कर रहा है। ठीक है, अब बात करें हम नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, पोलर क्या होता है, जिसके अंदर पोल्स डिसाइड हो। ठीक है, प्लस माइनस पोल्स डिसाइडेड हो। ठीक है, तो a covalent bond formed between 2 atoms of the same element or same electronegativity is called a non-polar covalent bond. Example H2, N2, O2, Cl2। ठीक है, तो किसी भी
कोई भी एलिमेंट अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से कंबाइन होगा सो देन इट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि उसकी टेंडेंसी किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी उसके ऊपर चार्ज रखने की। ठीक है, तो चार्ज उसके ऊपर कितना मौजूद है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो रहे हैं तो क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जा रही है? अरे भाई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसका कॉम्पोजिशन जो है कंपाउंड के अंदर बढ़ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर बढ़ जा रहा है ना, जब वो शेयरिंग कर रहा है। तो इसीलिए पर जब वो सेम एलिमेंट है, ठीक है, सेम एलिमेंट है, मतलब हाइड्रोजन जो है जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो वो नॉन डेवलप होंगे क्या? नहीं, पोल्स डेवलप होंगे। पोल्स क्यों डेवलप नहीं होंगे? क्योंकि भाई दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, एक हाइड्रोजन एटम की दूसरी हाइड्रोजन एटम की बराबर है। ठीक है, लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब मान लीजिए रिएक्ट कर रहा है कोई एक दूसरे एलिमेंट के साथ, जब एक एटम जो है किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से रिएक्ट कर रहा है तो देन इट वुड बी पोलर। ठीक है, तो इसके अंदर पोल्स बन करके आपको पता चलेंगे, क्योंकि एक जो है को इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है तो वो कहलाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हमेशा होगा किसी दो तरीके के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल इन विच द एटम आर बॉन्डेड बाय अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम्स जो हैं वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं वो कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, जहाँ पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज मोर टूवर्ड द एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके ऊपर मतलब टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरफ रहेंगे? उसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे। तो इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें कोई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं और दोनों में से अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ है वो किसकी तरफ ज़्यादा होंगे? ठीक है, किसकी तरफ ज़्यादा होंगे तो मतलब किस एटम के क्लोज होंगे? तो वो होंगे उसके एटम के जिसके को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ज़्यादा। ठीक है, जैसे HCl के केस में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो H और Cl, ठीक है, अलग अलग दोनों है। ठीक है, और H2O है, NH3 है, इन केस में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड की होती है, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये उनको पता है। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट क्या होती है? द कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली गैसेज और लिक्विड्स, बट कंपाउंड्स विद हाई मासेस आर सॉलिड्स। ठीक है, होंगे यूजुअली वो कैसे होंगे? या तो गैस होंगे या लिक्विड होंगे। क्यों होंगे गैस और लिक्विड? सोचिए, क्यों? क्योंकि वो आयन से नहीं मिलकर बन रहे हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ जो सॉलिड होगी, सॉलिड कैसे होगी? जब वो बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं, जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास होंगे तो वो बन जाएंगे सॉलिड। और पास कब होंगे? जब उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होगा। तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा, जैसा कि आयनिक बॉन्ड में होता है, तो आयनिक बॉन्ड के केस में यूजुअली क्या मिलते हैं? सॉल्ट्स जो भी मिलते हैं वो मिलते हैं सॉलिड। लेकिन कोवेलेंट के केस में इतने स्ट्रांग फोर्सेस नहीं होते, इसलिए वो मिलते हैं गैसेस या लिक्विड स्टेट में। ठीक है, लेकिन कंपाउंड्स विद हाई मॉलिक्यूलर मासेस, जो बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, तो ऑब्वियसली वो बड़े कंपाउंड्स हैं इसलिए उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए वो बन जाते हैं सॉलिड्स। तो एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड के एग्जाम्पल है यूरिया, ग्लूकोज, नैफ्थलीन। ठीक है, वाटर का वो लिक्विड का एग्जांपल है वाटर, इथेनॉल, बेंजीन। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सारे कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की। और गैसेस के लिए मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सारे नाइट्रोजन, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रही है और गैसेस स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वीकर देन दोज इन आयनिक कंपाउंड्स। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर तो स्ट्रांगली कनेक्टेड है
मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो सॉलिड होते हैं और इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है, क्योंकि वो फोर्सेस तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन कोवेलेंट के केस में इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। कोवेलेंट के केस में लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड से कोवेलेंट कंपाउंड में जो है कोवेलेंट कंपाउंड में कम लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि कम हीट देने पे ही वो ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है। और इसी फोर्सेस क्या है? कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव मतलब जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ करके रखना चाहता है, ठीक है, तो वो कहलाता है कोहेसिव फोर्सेस, और वो ज़्यादा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, लेकिन सम एक्सेप्शन लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट विच आर कोवेलेंट सॉलिड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इस केस में, आपको बताया था मैंने, आपको हिस्ट्री में एक्सेप्शंस मिलते रहेंगे। तो डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर जहाँ पर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, अभी हमने ऊपर स्ट्रक्चर भी देखा था, तो उसके अंदर वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर जिस तरीके से कंबाइन है वो बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं दूसरे एक कार्बन आइटम दूसरे कार्बन आइटम से। अब हम बात करें सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कोवेलेंट कंपाउंड जनरली डिसॉल्व रेडिली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बस दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो पानी में नहीं घुलते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं, सॉल्वेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक है, ठीक है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और किसी प्लांट्स और इनसे मिलकर बने हैं, तो उनके अंदर डिसॉल्व वो हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कंडक्टिविटी की। तो कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन नाइदर आयंस नॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेसेसरी फॉर कंडक्शन, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यूजुअली कंडक्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। क्यों? क्योंकि तो उनके अंदर आयंस है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर कैसे वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? ठीक है, अब आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में जल्दी से डिफरेंसेस समझ लेते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयन फॉर्मेशन होकर के होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आयंस जो है या आयनिक कंपाउंड जो है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो यूजुअली क्या है? गैसेज और लिक्विड। और वो क्यों है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो आयनिक कंपाउंड में ज़्यादा है, कोवेलेंट कंपाउंड में कम है। ठीक है, और इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। कोवेलेंट कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। यहाँ पर उल्टा बात करें, और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कुछ में तो मिल जाते हैं, कुछ और कुछ तो हैं वो मिल जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो ऑक्सीजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन फिर भी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, लेकिन बात करें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन पानी के अंदर वो घुल नहीं पाते। कुछ कुछ हैं घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुल पाते। ठीक है, और क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट या फिर आयनिक स्टेट या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेट में। तो इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से पास हो सकती है। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यूजुअली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो है इस केस में बात करें कोवेलेंट बॉन्ड के केस में, तो कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। यूजुअली इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जैसे ग्रेफाइट। नेक्स्ट इज आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली पोलर एंड आयनाइज इन वाटर। पानी के अंदर डालने में उनके आयंस जो हैं वो बिखर जाते हैं तो मतलब कि आयनाइज हो जाते हैं। वो सोडियम आयन के फॉर्म में आ जाता है, क्लोरीन आयन के फॉर्म में आ जाता है पानी में घुलने पर। ठीक है, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो इजीली, वो क्या होते हैं? वो एक तो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर मतलब उनके पोल्स नहीं डेवलप होते हैं, प्लस माइनस जो है वो अलग अलग नहीं होते हैं, यूजुअली नॉन पोलर होते हैं। एंड डू नॉट आयनाइज इन वाटर बट फ्यू कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर एंड आयनाइज इन वाटर। तो कुछ जो हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, जैसे कि H और Cl। HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड जो कि आयनाइज हो जाता है वाटर में और आयंस भी बना देता है H+ एंड Cl-। लेकिन वो कैसे बनाता है? वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन करके है। ठीक, अब आ जाता है फाइनल टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द केमिकल कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाइफ जो है उनके अंदर है, ठीक है, तो ऑर्गन से रिलेट कर सकते हो आप, क्योंकि ऑर्गन्स जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं, ठीक है, तो जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये सारे केमिकल कंपाउंड जो कि क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे द बिलीव दैट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज पॉसिबल ओनली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लेट द साइंटिस्ट ऑफ अर्ली डेज टू प्रपोज द वाइटल फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच कंपाउंड, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि पहले के ज़माने में सब सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे तो उनको यही लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ जो है जिसके अंदर लाइफ है सिर्फ उसी के अंदर वो बन सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स की इसके लिए ज़रूरत है। बट द एक्सपेरिमेंट वर्क ऑफ फ्रेडरिक वोलर, एक जर्मन केमिस्ट थे जो कि डिनाइड द आइडिया ऑफ वाइटल फोर्स व्हेन ही प्रिपेयर्ड यूरिया इन हिज लेबोरेटरी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर यूरिया प्रिपेयर कर दिया था, विच इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिन, ठीक है, तो यूरिन के अंदर मौजूद होता है यूरिया और विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो लैब में उन्होंने बना लिया था, ठीक है, तो इसीलिए तो सारे साइंटिस्ट जो थे वो तब तक सोचते थे जब तक कि फ्रेडरिक ने नहीं बताया था यूरिया बनाया था, तो सब यही सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ कोई लिविंग बॉडी ही तैयार कर सकती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो ऑल कार्बन कंपाउंड शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एज मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, जितने भी मोस्टली जो फ्यूल्स हम कार्बन इस्तेमाल करते हैं वो या तो कार्बन के बने हैं और उनकी जो है कॉमन प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके से हैं। कंबशन, तो कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच हीट एंड लाइट आर गिवन आउट, ठीक है, तो कंबशन क्या होता है? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें हीट और लाइट जो है वो मिलती है, ठीक है, जैसे कि ये एक इमेज है फ्लेम की, ठीक है, और क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंबशन इज अ रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इन विच हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, ठीक है, तो कंबशन क्या होता है? रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके अंदर मिलती जाती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो होता है, रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और इसके अंदर हीट और लाइट जो है प्रोड्यूस होती है काफ़ी मात्रा में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के जब कंबशन होते हैं, तो कार्बन बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, तो कार्बन को जब भी आप जलाएंगे, ठीक है, यूजुअली लाइक एनी फ्यूल, ठीक है, तो कार्बन फ्यूल जो है उसको जब भी जलाएंगे तो वो क्या करेगा? वो एयर में इजीली बर्न हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से कंबाइन हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी विद रिलीजिंग हीट एंड लाइट, ठीक है, तो इस तरीके से देखिए रिएक्शन है कार्बन प्लस कार्बन सॉलिड प्लस O2, ठीक है, कंबशन प्रोसेस है ये, और इसके अंदर मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के कंबशन की। तो हाइड्रोकार्बन का कंबशन क्या होगा? तो ऑल हाइड्रोकार्बन्स बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट एंड लाइट। हाइड्रोकार्बन्स को जब भी आप जलाएंगे तो उनमें आप जलाने पर क्या मिलते हैं? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज होती है जब हाइड्रोकार्बन निकालते हैं, हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं तो पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और लाइट और हीट बनते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें मीथेन, तो मीथेन इज अ नेचुरल गैस और एंड बायोगैस कंटेन मीथेन, सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड बायोगैस आर ऑल्सो कंबशन रिएक्शन। तो जैसे कि बात करें हम मीथेन की, जो कि बायोगैस या नेचुरल गैस में काम में आती है और उसको जलाने से बहुत हीट रिलीज होती है, कंबशन रिएक्शन होता है, ठीक है। बात करें ब्यूटेन की, जो कि एलपीजी में होती है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है? बर्निंग ऑफ एलपीजी या फिर ब्यूटेन प्रोड्यूसेस CO2 H2O हीट एंड लाइट, ठीक है। तो जब अपन गैस जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं एलपीजी सिलेंडर्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो क्या होती है? ब्यूटेन होती है और उसको लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है, लिक्विफाई किया जाता है हैवी प्रेशर से, उसको सिलेंडर के अंदर भरा जाता है ताकि वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस्तेमाल में लाई जा सके, ठीक है, इसलिए उसको लिक्विफाइड करके और इस्तेमाल में लिया जाता है एज अ फ्यूल। और उसके अंदर होता है, जब भी उसको जलते हैं तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और देता है बहुत सारी हीट और लाइट, ठीक है, आपने देखा होगा किचन के गैस में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये इसकी रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेल्यूलोज के कंबशन की। तो जैसे कि बात होगी लकड़ी की या कॉटन की या पेपर की, ठीक है, तो इसको भी जब जलाते हैं तो इसमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट।
ठीक है, तो सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला C6H10O5 एंड होल पावर n। ठीक है, तो अब इसकी बात कर रहे हैं हम, क्या सेल्यूलोज क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है C6H10O5 और फिर होल ब्रैकेट n। ठीक है, तो और वो क्या होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको जब हम बर्न करते हैं तो ये इसकी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, और जनरल इक्वेशन में क्या मिलेगा आपको, वही पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। ये होता है सेल्यूलोज का कंबशन। अब बात करें एक और, तो कंबशन ऑफ अल्कोहल। तो कंबशन ऑफ अल्कोहल मतलब ये C2H5OH जब हम कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन से या उसको कंबशन करेंगे, बर्न करेंगे, तो मिलेगा CO2H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन दे ऑन कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। Similar kind of reactions for all, right? So this was it. This is the end of the chapter. I hope you were able to understand, and if there are still any doubts, so please go ahead and let me know, and I'll be more than happy to help. So I'll see you in the next class. Till the next time, take care of yourself. Bye bye.